हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सिविक्स के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, इसके ऊपर बात करते हैं। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था को अगर कारगर बनाना है तो उसके कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संवैधानिक प्रावधान होंगे ना तो उनसे काम आगे बढ़ता है, पर इतना ही चीज़ें पर्याप्त नहीं है इसके लिए। अगर संवैधानिक प्रावधान हमारे पास हैं तो इसके अलावा भी और भी कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारत में हम संघीय शासन व्यवस्था देखते हैं कि वो कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का ही होना नहीं है, बल्कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का जो मुख्य श्रेय दिया जाता है वो यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देते हैं। हम सीधा सीधा इसका श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देते हैं और इसी चीज़ से संघवाद की जो भावना होती है वो संघवाद की भावना और विविधता का आदर, एक दूसरे के साथ संग साथ रहने की जो इच्छा है उसका हमारे देश के आदर्श के रूप में, साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। और हम सब जानते हैं कि हम अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक जगह मिलकर रहते हैं, आदर के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी अच्छी भावनाएं हैं, हम एक दूसरे का आदर करते हैं और इन्हीं चीज़ों को हमने आदर्श के रूप में स्थापित किया है, उसे सुनिश्चित किया है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे, हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके से काम करती हैं, ये आदर किस तरीके से काम करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट इट मीन्स भाषाई राज्य। अगर हम भाषाई राज्यों की बात करें तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो क्रिएशन है, जो उसका आधार है प्रांतों का गठन करने का, उसके क्रिएशन का, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक बहुत ही कठिन समस्या थी। ये सबसे पहली कठिन अगर परीक्षा अगर हमें देखने को मिलती है तो वो यही परीक्षा है कि प्रांतों का गठन कैसे किया जाए, प्रांतों का गठन कैसे किया जाए। अब प्रांतों का गठन करने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी देश के सामने। तो भारत ने सन 1947 में 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू कर दिया। उस वक्त से लेकर अब तक 2020 तक का हमारा जो सफ़र है, अगर आप देखें, अपने राजनीतिक मानचित्र को देखें, आप अपने पॉलिटिकल अगर मैप को देखें तो इस अवधि में आपको ये पता चलेगा कि आपको ये देखकर एक बार आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने सारे पुराने प्रांत कहाँ गायब हो गए और इतने सारे नए प्रांत कहाँ से आ गए। तो हमें ये पता चलता है इन सब चीज़ों से कई प्रांतों की सीमाएं नए तरीके से बन गईं, क्षेत्र बदल गए, नाम बदल गए, नाम बदलते चले गए। बहुत सारे नाम ऐसे थे जिनको बदलकर नए तरीके से नामों को चेंज कर दिया गया। तो मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। Areas, boundaries, names of the states have been changed. ये हुए, बदलाव हुए। तो नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। तो बहुत से ओल्ड स्टेट्स थे इंडिया के, वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया? ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं, ऐसा कहा गया, ऐसा किया गया। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर, उनके भूगोल के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, उनकी एथेनिसिटी के आधार पर, उनकी जातीयताओं के आधार पर, उनकी विभिन्नता को रेखांकित करने के लिए
उन्हें आदर देने के लिए किया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ऐसे कई राज्य हैं शामिल हैं इसके अंतर्गत, और उनको इसके अंदर शामिल कर दिया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठने लगी तो कई नेताओं को, उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे उनका देश टूट जाए। उन्हें डर था पूरा पूरा कि हमारा देश इससे क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे टूटता है हमारा देश? हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश ऐसे नहीं टूटता। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव हमको ये बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से, भाषा के तरीके से राज्य बनाने से देश और ज़्यादा एकीकृत और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। ये टूटता नहीं है, ये और ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसा है हमारा देश भारत। इससे प्रशासन की जो प्रशासन था वो भी पहले की अपेक्षा और अच्छा और सुविधाजनक होता चला गया। तो ये हुआ हमारे देश में। हमारे देश में शुरू में कम राज्य थे, बाद में उन राज्यों का गठन किया गया भाषा के आधार पर और चीज़ों के आधार पर, और इस तरीके से हमारे देश में धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ने लगी, बढ़ती चली गई वो संख्या। बढ़ते बढ़ते वो संख्या काफ़ी आगे तक आ गई। इस तरह बनकर हमारी सारी राज्यों का ढांचा बनकर तैयार हुआ। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जिसके बारे में हम बात करेंगे भाषा की नीति के बारे में। ये भाषा की नीति क्या है? लैंग्वेज पॉलिसी हमारी क्या है? क्या है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी? भारत के अगर संघीय ढांचे की बात करें तो दूसरी जो परीक्षा हमारे सामने आई वो थी भाषा की नीति को लेकर। पहली परीक्षा तो थी हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट को लेकर, और दूसरी परीक्षा फिर फंस गई, लैंग्वेज पॉलिसी आ गई। भारत के संघीय ढांचे की अगर बात करें तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से राष्ट्र दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है। हिंदी को सिर्फ राजभाषा माना गया है। हिंदी को सिर्फ राजभाषा। क्यों? क्योंकि हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा, सॉरी राष्ट्रभाषा नहीं, मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दे दिया गया। तो संविधान में हिंदी के अलावा भी कई भाषाओं को इसका दर्जा दिया गया है, अनुसूचित भाषा का दर्जा। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसे विकल्प के रूप में चुनता रहे, विकल्प के रूप में ले ले। A candidate is in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. श्रीलंका में ठीक उल्टा होता है। हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप धारण कर लिया।
केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा दिया। वहाँ पर अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी जो लोग हैं उन्हें इसका लाभ पहुंचेगा, उन्हें इसका फ़ायदा पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को थोप दे, ऊपर उनके थोप दे। कैसे थोप दे? जैसे हम गोबर का उपला बनाते हैं, कंडा बनाते हैं, थोप देते हैं ज़मीन में, ऐसे ही हिंदी को हम इन राज्यों पर थोप दें, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं हम वहाँ हिंदी को थोप दें। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, वो लचीला रुख उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच पाए हैं। तो ये बात है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस का, केंद्र और राज्य संबंध का। अगर हम केंद्र और राज्य संबंध की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार बदलाव आए हैं और उन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरीके से मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक जो व्यवस्था है वास्तविकता में कैसा रूप ले लेगी, ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और जो नेता हैं वो किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र में शासन रहा है और आपको मालूम है वो पार्टी कौन सी है, और अधिकांश राज्यों में भी उन्हीं का शासन रहा। आपको मालूम है ना उस पार्टी के बारे में जिसका शासन 1947 से शुरू हुआ और हाल तक चलता रहा है। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रहती हैं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की भी कोशिश की है। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग भी कर देती थी। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से स्थितियों में बहुत बदलाव आए। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। ये दौर एक ऐसा दौर था जिसमें केंद्र के अंदर गठबंधन सरकार की भी शुरुआत हुई। जब किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, ऐसे समय में प्रमुख कुछ राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय दलों के साथ जब मिलकर सरकार बनाती हैं तो ऐसे सरकार को हम गठबंधन सरकार का नाम देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ये जो प्रवृत्ति है ना सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति से पनपती है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए अब मुश्किल हो गया है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो ये हमारा जो पॉइंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, केंद्र और राज्य के संबंधों का वर्णन करता है।
मैंने आपको बताया गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, ये इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब हो गया, मैंने बता दिया कि नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। The major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center is called coalition government. आया ना आप सभी को समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आप इस पेज पर देखेंगे आपको 2 कार्टून दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे कार्टून के जो चित्रण है ना वो पेपर के अंदर आते हैं और उसमें हमें बताना पड़ता है कि किस तरीके से ये जो चित्र है ये किस चीज़ के बारे में वर्णन करता है, किस चीज़ के बारे में कह रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि राज्यों की शक्तियों के रूप में एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। एक व्यक्ति उसमें से जो भी इसके अंदर रखा हुआ है खाने पीने की चीज़ उसको वो निकाल रहा है और लोगों को बांट रहा है। बगल में एक महिला भी खड़ी हुई हैं और ये पता चलता है कि गठबंधन सरकार की जो कुर्सी होती है वो किस तरीके से बचाई जाती है। गठबंधन सरकार में, कोएलिशन गवर्नमेंट में मैंने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को शामिल कर लिया जाता है। इन सभी क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी सुविधाएं होती हैं। मेन दल को ये अपने तरीके से उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। इनकी बात नहीं मानी जाए तो ये उस दल से छुटकारा पाने के लिए अलग हो जाते हैं और सरकार गिर जाती है। तो इसलिए यहाँ प्रसाद बांटा जा रहा है। ये प्रसाद लाइन में खड़े हुए सभी क्षेत्रीय दलों के मुख्य जो लोग हैं वो धीरे धीरे प्रसाद ले रहे हैं। देखिए आप सब ले रहे हैं, भाई हमको ये पद दे दो, हमें ये वाला पद दे दो और हमको ये वाला पद दे दो। इस पद से वो काम करते रहते हैं और अपना आगे का काम चलाते रहते हैं। अगर हम अगले चित्र की बात करें तो इस चित्र में आग जलता हुआ गठबंधन सरकार का एक हमें चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, राजा हैं, सुल्तान हैं, गद्दी पर बैठे हैं, हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं और इस तरीके से ये पता चलता है उनकी कुर्सी जो है उसमें जगह जगह हम कई चित्रों को देखते हैं। ये चित्र जो हमें दिखाई देते हैं इनमें कईयों के चेहरे बने हुए हैं। साथ ही साथ इन चेहरों के साथ उसकी पार्टी के चुनाव चिन्ह भी बने हुए हैं। उनके मुख्य व्यक्ति का चेहरा भी उसमें दिखाई देता है। तो यहाँ संबंध दिखाया गया है कि जब तक हम जिंदा हैं आप राजा बने रहोगे, अगर हम हटे तो आपकी कुर्सी लुढ़की। ऐसे दिनों में यही कार्टून में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। तो इस तरीके के संबंध हमें बताते हैं कि किस तरीके से बाकी दलों को संतुष्ट कैसे रखा जाए, ये हमें पता चलता है। तो इस तरीके से इन दलों के द्वारा ये चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। हमने अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट है और इस पॉइंट पर हम बात करते हैं। हमने पढ़ा कि संघीय जो सरकारें होती हैं वो 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाले सरकार की चर्चा की है।
भारत जैसे विशाल देश में हम सोचें कि दो स्तर से ही सांघिक व्यवस्था, दो स्तर से ही शासन व्यवस्था बढ़िया तरीके से चल जाए, तो ये नहीं हो सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बहुत बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों खुद भी अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सी विविधताओं से घिरे हुए हैं। इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में ये जो सत्ता की साझेदारी है ये 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, और इसी तीसरे स्तर का नाम है स्थानीय सरकार। प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे ये काम करती है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तब ये स्थानीय शासन आया, तब ये लोकल गवर्नमेंट आई निकल कर। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकारों को दे दिया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। लोगों को इसके पीछे कुछ सोच है, बुनियादी सोच वो ये है कि इससे अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से हो जाता है। कहते हैं बेसिक आइडिया है ये behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। तो इस तरीके से होता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत लोगों में पड़ती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये है सबसे अच्छा तरीका। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत, डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद से गांव में, शहर में के स्तर पर लगातार सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में, सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार होता था, न इनके पास कुछ संसाधन हुआ करते थे। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हुआ था। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, when the constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective बना दी गई, प्रभावी बना दी गई, ज़्यादा शक्तिशाली बना दी गई। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट रखे गए? पहला, जो स्थानीय स्वशासी निकाय थे जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिए गए, रेगुलर इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंतर्गत जो निर्वाचित स्वशासी निकाय थे उनके सदस्य और उनके अधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गईं, सीट्स रिजर्व्ड कर दी गईं। इन इलेक्टेड बॉडीज एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। तीसरा पॉइंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। हर राज्य में कम से कम, हर जगह कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। तो ये बातें शुरू हुई और इस तरीके से इनका काम शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इसको कहा जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये स्वीकार किया गया।
राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता है। आप जो भी टैक्स ले रहे हैं वो इनको दो। तो गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना गया। हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, हर गांव के अंदर होती है एक ग्राम पंचायत। ये एक तरीके की परिषद जैसी होती है। इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कह दिया जाता है। अध्यक्ष होते हैं, उनको प्रधान या हम सरपंच भी कह देते हैं। इनका चुनाव गांव वाले अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली एक संस्था होती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता रहता है। गांव के जितने भी मतदाता हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं और इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय स्वशासन का जो ढांचा होता है वो जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है। इसे हम मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य मिलकर करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन हो जाता है। तो इस तरीके से जिला परिषद बनती हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला या डिस्ट्रिक्ट परिषद। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड members of Lok Sabha and MLA of that district and some other officials of other district level bodies are also its members। जिला परिषद में उस जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। आप सभी को मालूम है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे अधिकारी को, ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। इसे हम कहते हैं मेयर। तो म्यूनिसिपल जो चेयरपर्सन होता है इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। स्थानीय सरकारों की जो ये नई व्यवस्था है ना, इस दुनिया में पुलिस में लोकतंत्र का अब तक का स्थानीय सरकारों की बात करेंगे दोबारा से। स्थानीय सरकारों की ये जो नई व्यवस्था होती है दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा गया है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है हर साल। ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनकी आवाज़ मजबूत हो रही है। अभी भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं हमारे सामने। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते रहते हैं, लोग बड़े बड़े उत्साह से इनमें भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो पाती हैं। इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार दिए हैं, पर अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को अभी तक ज़्यादा पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं।
इस प्रकार हमें इस स्वशासन की स्थिति को अभी और अच्छा करना होगा। इससे हम अभी कोसों दूर हैं। इस स्थिति को जितना ज़्यादा हम अच्छा करेंगे, हमारा सिस्टम, हमारा देश उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।